नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर का सिलेबस का कंप्लीट देखेंगे कि कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या दिया गया है। मैं आपको एक मोटा-मोटा पहले तो बता दूं। सिलेबस जो मैं डिस्कशन करूंगा वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का सिलेबस होगा। लेकिन मुख्य बातें मैं क्या बताने वाला हूं वो समझिए कि आरसीसी में क्या अलग हो जाता है, अलग-अलग स्टेट में या फिर आपको क्या समझना है। जो यूपी के लोग हैं या फिर कहीं के भी लोग हों, मतलब थोड़ा चेंजिंग होता है, बाकी आरसीसी सेम है। मजेदार बात ये है कि आप अगर जूनियर इंजीनियर की भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से पूरा ये पढ़ाने वाला हूँ आपको। मतलब आप चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए आपको यही पढ़ना पड़ेगा जो मैं पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ा दूंगा। तो सर जेईई वालों में क्या अलग हो जाता है? बताता हूँ क्या अलग हो जाता है, अभी बताऊंगा। अभी डिप्लोमा का देखिए, फिर मैं ये बताऊंगा कि जब मैं आपको जेईई लेवल का पढ़ा दे रहा हूँ, तो फिर उनको क्या अलग होगा, बताता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा-सा वीडियो में बने रहिए, पहले अपना सिलेबस देखिए कि आपको पढ़ना क्या पड़ता है आरसीसी में। चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, यूपी के हों, उत्तराखंड के हों, हरियाणा के हों, एक कॉमन बात है कि चाहे आप किसी भी ज स्टेट छोड़ दीजिए। जैसे कुछ जगहों पे ऐसा होता है ना, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं थ्योरेटिकल वाले खासकर, जिसमें थोड़ा टॉपिक इधर-उधर अलग-अलग स्टेट में हो सकता है। लेकिन आरसीसी डिजाइन का टॉपिक है, वो सब में एक ही रहता है। बस क्या कुछ चीजों की डिजाइन उनके में दी रहेगी, आपके में नहीं, और उनके आपके में दी रहेगी, उनके में नहीं। अब वो क्या है अभी समझाता हूं, जरा ध्यान समझिए। सिलेबस में सबसे पहली चीज पूरी आरसीसी में मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज आरसीसी का मतलब होता है कि कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर, जो आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी मान लीजिए, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा है। उस कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपने देखा था कि कंक्रीट की अलग-अलग सामर्थ्य आपने निकाली थी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसकी सामर्थ्य पड़ी थी, जिसमें आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, टेंशन जब निकाल रहे थे आप टेंसाइल स्ट्रेंथ में, तो आप देखे थे कि उसमें 3 टेस्ट किए गए थे कंक्रीट पे। कंक्रीट को एक बार डायरेक्ट टेंशन दिया गया था, एक बार स्प्लिट टेंसाइल किया गया था, मतलब कंक्रीट पे अलग-अलग बल। कि अब जैसे आप किसी भी मटेरियल को जब लेते हैं, तो आप अलग-अलग स्ट्रेंथ को क्यों वो देखते हैं उसकी, क्यों नहीं उसकी एक ही स्ट्रेंथ? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। घर में आप सिंपल सा एक गुड़ गुड़ रखा हुआ है खाने वाला, गुड़ लिया आपने, उसको मार रहे हैं तो नहीं टूट रहा है। चाकू से रख दिए, कट टूट गया आराम से। दांत से काट लिए, कट गया आराम से। यानी पदार्थ जो है ना, केवल बल नहीं मांगता है, किसी विशेष तरह के बल पे वो टूट जाता है। कोई भी पदार्थ हो, जरूर नहीं कि आप उस पे दम लगा के तोड़े तभी टूटे, एक विशेष तरह के बल से टूटता है। जैसे कि आपको कोई ढक्कन खोलना है, तो ढक्कन खोलना रहता है तो आप इसे जोर से दबाइए, खूब जान लगा के दबाइए, नहीं खुलेगा। हल्का सा घुमा दीजिए, खुल जाएगा। यानी उसको बल की जरूरत थी, लेकिन बल की सीधी नहीं, बल्कि टॉर्क की जरूरत थी। ठीक है, हर पदार्थ अलग अलग तरह के बलों के लिए अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, इसी तरह कंक्रीट जो था आपका, वो कंप्रेशन में काफी मजबूत था, लेकिन तनाव में वो उतना अच्छा नहीं था, तनाव में वो जल्दी टूट जाता था कंक्रीट। तो हमने कहा कि यदि हम कंक्रीट से कुछ बनाए अपना स्ट्रक्चर, तो हो सकता है उस पर तनाव आए और वो टूट जाए। तनाव भी अलग अलग कारणों से अलग अलग आ सकता है। तनाव आने के कई कारण हो सकते हैं, किसी भी मटेरियल पे तनाव आने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें किसी भी कारण से यदि तनाव आता है, चाहे फ्लेक्चर की वजह से, चाहे स्प्लिटिंग की वजह से, स्ट्रक्चर टूटेगा। और कंक्रीट केवल 1/10 ही या 10 से 15% ही स्ट्रेंथ रखती है तनाव में उसके कंप्रेशन की तुलना में। तो क्यों ना हम लोग कंक्रीट के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि उसकी तनाव वाली सामर्थ्य, यानी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या उपाय कंक्रीट के अंदर किए गए? तो उसको बाहर से कुछ ऐसा चीज दे दिया जाए, बाहर से एक ऐसा बल दे दिया जाए जिससे उसकी तनाव सामर्थ्य बढ़ जाए, या और भी कर्तन सामर्थ्य बढ़ जाए। संपीड़न में तो खुद ही मजबूत है। तो एक चीज जान लीजिए, जब भी किसी पदार्थ को बाहर से अतिरिक्त बल दिया जाता है, यानी उसको बाहर से बल देना, प्रबल देना, प्रबलन करना। प्रबलन का मतलब होता है उसको बाहर से बल देना को कहते हैं प्रबलन करना। कंक्रीट में बाहर से बल देने के लिए हमने प्रबलन दिया, यानी रेनफोर्समेंट दिया। प्रबलन को इंग्लिश में रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो वो हो गई प्रबलित कंक्रीट। कंक्रीट नहीं, अब वो प्रबलित हो गई क्योंकि उसको बाहरी बल दे दिया गया। ठीक है ना।
पर मतलब बाहर, परबलित, एक तरह से समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, बाहर से अतिरिक्त कोई बल उसको दिया गया जिससे उसकी ताकत में इजाफा हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, तो उसको हमने कहा वो प्रबलित कंक्रीट है, यानी वो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। वो क्या है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और जो स्ट्रक्चर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से बनाए गए उनको बोला गया रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी बोला गया आरसीसी स्ट्रक्चर। तो देखो, अभी तक अभी तक तुम लोगों ने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या सोम या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ा हो। उसमें तुमने देखा कि बल में कोई चीज डिफ्लेक्ट होती है तो उसमें स्ट्रेस पैदा होते हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है, शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है, ये सब तुमने निकाला है। किसी बीम पर लोड पर कितना शियर फोर्स आएगा, कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, ये सब तुमने निकाला है। तो उनका अगर किसी बीम पे इतना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो उसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस भी पैदा हो रहा होगा, और वो बेंडिंग स्ट्रेस किसको झेलना है? उस बीम के पदार्थ को। तुमने ये सब तो निकाला था कि बेंडिंग स्ट्रेस इतना पैदा हो रहा है, शियर स्ट्रेस इतना पैदा हो रहा है, लेकिन तुमने ये नहीं निकाला था कि क्या जो पदार्थ है वो उस बेंडिंग या शियर को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। वही कंक्रीट हम यूज करेंगे ताकि वो अब बलों को झेल पाए। तुमने एक स्टेज पहुंचे, तुम एक स्टेज पर पहुंच चुके हो। उसको मैं फिर ऐसा नहीं कि किसी का सोम नहीं क्लियर है तो आरसीसी नहीं समझ में आएगा, आएगा समझ में, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको थोड़ा सा याद होगा तो जल्दी समझेंगे, नहीं भी याद होगा तो मैं हूं इसके लिए, मैं समझाऊंगा। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में हम लोग कंक्रीट की तनन कर्तन सामर्थ्य बढ़ाकर उसको एक स्ट्रक्चर में यूज करेंगे ताकि बाहर से आने वाले कर्तन बल, तनन बल, संपीडन बल, सभी तरह के मोमेंट और बलों को रजिस्ट करने के लिए वो काबिल हो जाए, ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल्स होंगे। पूरे आरसीसी में यदि मैं बोलूं तो ये पूरी तरह से न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, पूरी तरह से ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं कि इससे थ्योरी नहीं आती है, लेकिन उस थ्योरी को थ्योरी नहीं कहेंगे, वो भी न्यूमेरिकल ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो थ्योरी आती है वो बहुत कंसेप्चुअल थ्योरी आती है, बिना जाने अपने मन से नहीं लिख सकते आप, तो इसको कहेंगे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। कुछ लोग कहेंगे सर थ्योरी भी पूछ दिया था, तो थ्योरी वो ऐसी थ्योरी का मतलब ये थोड़ी हुआ कि तुम्हारे मनगढ़ंत थ्योरी चलेगी ना, तुम्हें जब तक न्यूमेरिकल नहीं क्लियर होगा तुम थ्योरी भी नहीं लिख पाओगे, ऐसे थ्योरी पूछी जाती है। तो मैं इसको पूरी तरह से न्यूमेरिकली सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखता हूं, चाहे एग्जाम में इससे थ्योरी से क्वेश्चन आते भी हों तब भी वो न्यूमेरिकल के टाइप के ही होंगे। अब चलिए सर वो कितने होते हैं तो मैं आपको बता दूं। यदि इसका नंबर 50 नंबर, मैं इसको मान लूं कि 50 नंबर है, कहीं कहीं 100 नंबर का भी आता है, वो अपने हिसाब से आप परसेंटेज बना लीजिए। तो 50 नंबर में से ये मान के चलिए कि 30 से 40 नंबर न्यूमेरिकल आंकड़ा रहा है और 10 से 20 नंबर थ्योरी का आंकड़ा रहा है। ठीक है? अब इसमें से 10 से 20 नहीं कहेंगे क्योंकि एक्चुअली आता 70 नंबर का पेपर है। तो आप कह सकते हैं कि 20 से 30 नंबर थ्योरी रहता है, 30 से 40 नंबर न्यूमेरिकल रहता है। तो कोई चाहे तो 30 नंबर की थ्योरी या 2 ठो न्यूमेरिकल कर दे, कोई इस टाइप से रहता है। समझ में आ रही बात? तो आप ये समझिए कि पूरी तरह से न्यूमेरिकल। दूसरा, पूरे अब जितना भी आपने सिलेबस अपना पढ़ा है सब में सबसे ज्यादा लेंदी है ये। लेंदी मतलब सबसे लंबा चलने वाला सब्जेक्ट है, सबसे समझने वाला सब्जेक्ट होगा। ठीक है? इसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ाया जाएगा वो क्या पढ़ाया जाएगा तो जरा सा देख लेते हैं। आरसीसी में सबसे पहला टॉपिक जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा कि आरसीसी में इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, यानी आरसीसी को समझाइए। फिर रेनफोर्स करने के लिए आप क्या कौन से पदार्थों का प्रयोग करेंगे, यानी स्टील का, क्यों स्टील ही, क्यों छड़ें ही डाली गई, क्यों स्टील की छड़ें, क्यों नहीं कोई और पदार्थ से बल दे दिए हम, वो समझना है आपको पहले चैप्टर में। फिर आपको यह समझना है कि किसी स्ट्रक्चर पर जो लोड आता है आईएस 875 के अनुसार वो लोड किस किस तरह का होता है। ये चैप्टर पूरी तरह से क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा। ये चैप्टर पूरी तरह से थ्योरेटिकल होगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो आपको लगेगा अरे सर पूरा थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा आधारभूत संरचना आपको इसकी समझनी पड़ेगी। तो ये पूरा हो गया आपका परिभाषा वाला चैप्टर, या जिसको बोलते हैं थ्योरेटिकल चैप्टर। दूसरा चैप्टर जब शुरू होगा, इंट्रोडक्शन टू फॉलोइंग मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन।
आरसीसी स्ट्रक्चर को बनाने का मतलब होता है कि जब लोड आ रहा है किसी चीज का, मान लीजिए ऊपर से लोड आया, हम कितना बड़ा बीम बनाएं, बीम का साइज क्या रखें, उसमें कै ठो छड़े लगाएं, कितनी कितनी दूरी पे छड़े लगाएं, छड़ों में ऐसे ऐसे छल्ला बना के डालें कि नहीं डालें, कितने दूरी पे छल्ले डालें, ये सब को कहते हैं डिजाइन करना। डिजाइन मतलब वी विल डिसाइड द साइज ऑफ द बीम, द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट, द स्पेसिंग ऑफ द बार्स, द डाया ऑफ द बार्स, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी एंड उसकी ड्राइंग भी बनानी पड़ेगी। आप जब बता दिए कि यार देखो जो लोड आ रहा है उसके हिसाब से एक 300 बाई 500 की बीम बनाओ, उसमें इतनी इतनी दूरी पे 4 छड़े डाल दो, एक रेनफोर्समेंट लगा दो, हाँ तो बन गया पूरा। क्यों? मैंने एनालाइज करके निकाला है कि इतना होगा। एनालाइज करना आप सीखेंगे, आप बताएंगे कि कितना कितना लगेगा। उसके बाद मैं इतना रुक रुक के ठह ठह के आपको पढ़ा रहा हूं। जब देखे होंगे मैराथन में मुझे भागते दौड़ते, तो आप मैराथन क्लास कुछ लोग देख करके पास हो जाते हैं, तो उनको लगता है हाँ बहुत बढ़िया पढ़ा है। बेटा वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वो खाली तुम लोग को पास करने के लिए एक वो रहता है, भभूत चढ़क दिए पास हो गया बच्चा। सीखना है तो यहाँ से सीखो, सीखना है तो सीखो, एकदम आराम से सीखो। और तुम अभी से जागरूक होकर सीख लोगे तो ये जो मेरी खोपड़ी है ना, तुमको देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा मेरा सर है। मेरे मेरे शरीर की तुलना मेरा सर भारी है, बड़ा है। तो मुझे लोग कहते हैं कि दिमाग ज्यादा प्रयोग करता हूं, तो तुम्हारा भी खोपड़ी बड़ा करवा दूंगा। तो तुम तैयार रहना सोचने के लिए, मैं सोचवाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब मुद्दे वाली बात मैं कर रहा था कि लोड आया, तुमने क्या किया कि हाँ ये लगेगा, मैंने निकाला है, मैं न्यूमेरिकली निकाला हूं। तो मैं कहूंगा सर ठीक है आप निकाले हैं तो आप बोल दिए ऐसा ऐसा, मजदूर तो भूल जाएगा, तो उसका एक ड्राइंग बना दीजिए। तो मैं एक फ्री हैंड डायग्राम बना के दूंगा कि ये ऐसे ऐसे रहेगा, तुम इसको ले जाकर लगा दो। ठीक, तो वो ड्राइंग भी अलग से पढ़नी पड़ती है आपको। हालांकि आरसीसी जब भी आप पढ़ेंगे तो जो भी डिजाइन करेंगे उसका ड्राइंग बनाएंगे आप। ठीक है, और अलग से आरसीसी ड्राइंग जो होता है वो एज ए सब्जेक्ट भी है, जिसमें आरसीसी मेंबर्स की डिजाइन ड्राइंग आपको पढ़नी पड़ती है। तो ड्राइंग एक टॉपिक है जिसमें आरसीसी के सारे स्ट्रक्चर को आप समझेंगे, और डिजाइनिंग एक चीज है जिसमें आपको पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच है। तो डिजाइन करने के लिए आपको कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। मानते समय बहुत सारी मान्यताओं के तहत भाई कंक्रीट की सामर्थ्य कितनी ली जाए, कैसे समझा जाए इसको, क्योंकि एक ना हेट्रोजीनियस मटेरियल है। हेट्रोजीनियस मटेरियल का मतलब होता है कि आरसीसी जो है वो एक हेट्रोजीनियस मटेरियल है। मतलब उसमें छड़ है, गिट्टी बालू, अब छड़ की ताकत ज्यादा है, गिट्टी की ज्यादा है, सीमेंट की कम है, तो इन सब को एज ए सिंगल मटेरियल जब बिहेवियर आप ट्रीट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में सिंगल मटेरियल की जरा आप जब ट्रीट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा तमाम तरह की मान्यताओं का, अनुभवों का। वो थ्योरी से नहीं चल पाएगा, वो साइट के जो इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने अपने जितने सीखा है जितना वो आपको बताएंगे, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, वही आपकी किताबों में आएगा। वो सिंपल मैकेनिक्स के रूल नहीं काम करेंगे वहां पे, देखा जाएगा, प्रयोगों से सिद्ध होगा, वो मानना पड़ेगा। कुछ कुछ पढ़ी पढ़ाई बातें, कुछ प्रयोगों वाली। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि कई मेथड बन गए डिजाइन करने के। डिजाइन के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, दो मेथड है। एक ही काम को करने के दो दो तरीके हैं। अब वर्किंग स्ट्रेस और एक लिमिट स्टेट, एक और होता है अल्टीमेट लोड, जिसको हटा दिया गया, सिलेबस में नहीं है और जरूरत भी नहीं, वो हटा ही दिया गया। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है वो बोला कि भाई हम थोड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा रखेंगे। ये बोला नहीं, हम इंजीनियर्स की बात मान के प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। एक ही काम को करने के दो तरीके सामने आए, लेकिन कुछ जगहों पर यह तरीका सही था, कुछ जगहों पर यह तरीका सही था। तो इस तरीके से आपको, जब आप थोड़ा सा पहले मटेरियल्स को समझेंगे, मटेरियल मतलब कंक्रीट और स्टील, दो ही चीजों से मिलकर आरसीसी बने। आरसीसी का मतलब ही हुआ कि भाई सीधा सीधा कंक्रीट तो था ही, उसी में तुमको क्या डाल देना है, स्टील डाल देना है, तो बन गया स्टील और कंक्रीट मिला के बन गया क्या, आरसीसी। पहले तो इसमें इसी को पढ़ना है, फिर क्यों स्टील ही, ये सब भी समझना है, फिर स्ट्रक्चर पर आने वाले लोड के समझना है। उसके बाद लोड आरसीसी डिजाइन के लिए ये सारे मेथड जो है उनके बेसिक्स को पढ़ना है। फिर पहले देखो कुछ साल पहले, आज से 2-3 साल पहले, ये सिलेबस में ज्यादा था, ये नाम मात्र का पढ़ाया जाता था, लेकिन अब सिलेबस में बदलाव हुआ। अब ज्यादा इसको नीचे वाले को पढ़ना है और ये नाम मात्र का, थोड़ा सा कठिन होता है ये लिमिट स्टेट बच्चों के लिए। हम तो पढ़ाएंगे आपको आसान लगेगा, लेकिन जो लोग कहते हैं वो मैं बता रहा हूं।
और ये थोड़ा थ्योरेटिकल है तो इजी लगता है लोगों को, ये काफी प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसका हल्का सा ओवरव्यू लेना है। जैसे ओवरव्यू कैसे लेंगे? तो ओवरव्यू लेने के लिए आपको देखिए यहाँ पे सिलेबस में आगे चलेंगे, तीसरा चैप्टर शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ है। इन दोनों को समझने के बाद शियर एक टॉपिक है जो आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है, अभी वो अलग चीज है। लेकिन उसके बाद जब इसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड को जब पढ़ेंगे तो डेफिनेशन एंड बेसिक एजम्पशन इसका पढ़ेंगे और साथ साथ में डब्ल्यू एंड टी बीम एनालिसिस, सिंगली डब्ल्यू एंड टी बीम का एनालिसिस भी वर्किंग स्ट्रेस से पढ़ लेंगे। यानी जब आप इंट्रोडक्शन द फॉलोइंग मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन, यानी आरसीसी डिजाइन के निम्न मेथड्स का आप पढ़ेंगे जब, तो उसमें एक मेथड वर्किंग है, दूसरा लिमिट है। लेकिन एक चीज बोल दिया है कि वर्किंग से ही कुछ चीजों को आप समझ लीजिए, यानी सिंगल बीम, डबल बीम, इन सबको वर्किंग से करा लीजिए। फिर लिमिट को पूरा बृहद में अलग से चैप्टर बना दिया, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम लोग, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा क्या? इंट्रोडक्शन। फिर मैं सीधे पढ़ाऊंगा आपको पूरा WSM, और WSM को सब उसी में जितना तामझाम रहेगा कम से कम में खत्म किया जाएगा, ठीक है। फिर आपको मैं सीधे चलूंगा किस पर लेके? LSM, जो कि सबसे एडवांस और नया है, थोड़ा सा इससे हल्का सा कठिन, लेकिन जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे ये भी नहीं समझ में आएगा। तो WSM को बढ़िया से समझना पड़ेगा तभी LSM समझ में आएगा। इसके बाद जैसे ही आप चलेंगे यहाँ पे LSM पे, तो फिर अब सब कुछ LSM से ही होगा। डिजाइन, लिमिट, स्टेट, मेथड। LSM मतलब लिमिट, स्टेट, मेथड, सब LSM से चलेगा। अब LSM से जब चलेंगे तो क्या क्या? सर सिंगली रेनफोर्स बीम भी पढ़ना है, लिमिट स्टेट मेथड से ही पढ़ना है। डब्ल्यू भी पढ़ना है तो किससे पढ़ना है? लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ना है। टी बीम और टी बीम ये सब पढ़ना है तो ये भी किससे पढ़ना है? मोमेंट कैपेसिटी वगैरह, तो टी बीम से, इससे इससे पढ़ना है। वन वे स्लैब, स्लैब जो होते हैं, जो छत बनाई जाती है, वो पढ़ना है। फिर उसके बाद छत के बाद जो है आपका वन वे स्लैब के बाद देखिए यहाँ पे फिर टू वे स्लैब है। अब ये सब क्या होती है मैं बताऊंगा। फिर कॉलम है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और सब के सब किससे पढ़ना है? लिमिट स्टेट मेथड। जब मैं पढ़ाऊंगा तो सिलेबस दिखा दिखा के पढ़ाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे जब कॉलम आप पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखिए नीचे दिया है कॉलम, तो 10वां चैप्टर आपका कॉलम है। और फिर उसी के बाद आपका खत्म हो गया है आपका यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा, 10वां चैप्टर कॉलम है। कॉलम के बाद एक चैप्टर यहाँ पे 11वां है प्री स्ट्रेस। प्री स्ट्रेस आरसीसी से थोड़ा अलग होता है। प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस का मतलब होता है, उसी समय बताऊंगा, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। प्री स्ट्रेस का मतलब जब किसी मेंबर के अंदर पहले ही स्ट्रेस पैदा कर दिए जाते हैं, लोड लगने से पहले ही। मैं बताऊंगा क्यों किया जाता है, ठीक है। तो प्री स्ट्रेस 11वां चैप्टर है, प्री स्ट्रेस ही लास्ट है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अब देखिए होगा क्या, जेई में क्या अलग हो जाएगा। आपको इसी में मुझे पढ़ाना पड़ेगा किसको? कॉलम की फुटिंग इसमें नहीं दिया तो मैं फुटिंग भी पढ़ा दूंगा। थोड़ा थोड़ा थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि डिप्लोमा में नहीं है। वो थ्योरी में क्या आ जाएगा? स्टेयर आ जाएगा, ओवरहेड टैंक आ जाएगा, इन सब की थ्योरी केवल। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्लैब आ जाएगा। तो ये सब की थ्योरी अलग से थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी और एक चीज का एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा रिटेनिंग वॉल आ जाएगा। तो आप देखो डिप्लोमा जेई में आरसीसी में कोई बेसिकली बहुत अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? मैं बोलता हूं कि डिप्लोमा के लेवल में सिलेबस में क्या रहता है, कुछ टॉपिक छोड़ेगा, तो जेई में भी उतना नहीं आता है ये सब। लेकिन हाँ, ये सब टॉपिक डिप्लोमा में हाई नहीं है। तो जेई की क्लास में क्या होगा कि आप बस कुछ अतिरिक्त चीजों को पढ़ेंगे। अब ये अलग की बात है कि जो भी तुम पढ़ोगे ना, जो भी तुम पढ़ोगे यहाँ पे इस पूरे में, वो जेई में क्वेश्चन आएगा उससे तो तुम करोगे, और मैं करवाऊंगा भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। मैं कुछ एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, वो तुम कर लोगे पूरा आराम से। हाँ, कुछ टॉपिक जो है भाई वो जेई में ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो डिप्लोमा का पूरा कवर करेंगे हम लोग, आप वही सेम चीज जेई में भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अतिरिक्त चीजें जेई में और पढ़नी पड़ेंगी। आरसीसी या डिजाइन से जुड़ा हुआ एक और सब्जेक्ट है, डिजाइन ऑफ स्टील, जो कि आपको हो सकता है आगे मिले, हो सकता है आप पढ़ चुके हो। तो अलग अलग सेमेस्टर में सबका अलग अलग हिसाब है। तो ऐसी स्थिति में डिजाइन वाला जो टॉपिक है उसमें कुछ अलग ज्यादा नहीं होता है। जैसे सोम में काफी चीजें अलग थी, इसमें ऐसा नहीं होगा। जो डिप्लोमा में है वही लगभग थोड़ी बहुत इनहेंस करके चीजें जेई में है। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स ही इसमें से गायब है जो मैं पढ़ा दूंगा अलग से। कोशिश करूंगा कि आप लोग को भी दे दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाकी जो लोग जेई में इनरोल हैं वो तो है ही है,
उनमें कुछ प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, यही सब चीज़ें होती हैं, उसमें वन लाइनर टाइप से ऐसे चलेंगे इसमें जो होता है आप भई रिटन टाइप से काम करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिलेबस। तो आई होप आपको सिलेबस आरसीसी का समझ में आया होगा कि करना क्या है, कैसे करना है। इसका लेक्चर आपको पता है कब से चलेगा, नहीं पता है तो आप एप्लीकेशन या टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिए। उसमें आप यूट्यूब पर कब से चालू हो रही है क्लासेस या कैसे पढ़नी है, वो सब बता दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लीजिए या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। You will be given all your answers there.